Hello students, welcome back. In our previous lectures, we were discussing regarding our fourth chapter, India's external relation. Now we are going to continue that. In our previously we have discussed regarding India's foreign policy as well as we have discussed our relation with China. Today we are going to discuss our relation with पाकिस्तान कि कैसे पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, कैसे पीस एस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, एग्रीमेंट्स किस किस के बीच में हुए, राइट. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर, वन थिंग आई वांट टू से कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना, उससे खेलना नहीं है, उसको दबाना है. ओके, कम बैक. वार एंड पीस विद पाकिस्तान. फर्स्ट वार, सबसे पहले जो हमें मालूम है कि शुरू से ही इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर इशू को लेकर झगड़ा है. आज भी वो कन्फ्लिक्ट जो है वो कंटिन्यूटी में है. फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग हमारे बीच में फर्स्ट वार ब्रोक आउट बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान आर्मीज इन कश्मीर ड्यूरिंग 1947 एंड इंडिया वन. सबसे पहली लड़ाई, इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन, राइट. तो सबसे पहली लड़ाई हमारी, सबसे पहली वार जो पाकिस्तान के साथ हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में. किस इशू को लेकर हुई थी? कश्मीर, राइट. और उसमें इंडिया जो था वो जीत गया था उस वार को. द वर्ल्ड बैंक रिसॉल्व द इशू. अब ये जो लड़ाई हुई थी वो हमारी किस चीज़ को लेकर हुई थी? रिगार्डिंग वही कश्मीर. फिर वर्ल्ड बैंक ने उसके बाद दोबारा से 1960 में हमारे फिर से इशू हो गए पाकिस्तान के साथ वाटर को लेकर, राइट. इंडस रिवर जो है वो पाकिस्तान से होते इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से होकर निकलती है. और इंडस वाटर जो है, इंडस रिवर का वाटर इंडिया और पाकिस्तान बोथ आर गोइंग टू यूज़. उस समय में फिर हमारे बीच में एक झगड़ा हो गया था, एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था रिगार्डिंग द इंडस वाटर, राइट. तो उस समय में वर्ल्ड बैंक रिसॉल्व द इशू ऑफ इंडिया पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर को लेकर, इंडस रिवर के वाटर को लेकर जो आपस में इशू था, जो कन्फ्लिक्ट था, उसको सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाई, राइट. एंड उन्हीं की वजह से इन दोनों देशों के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई. क्लियर? कब हुई? इट वॉज साइंड बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान इन 1960. कब हुई ये ट्रीटी? इन 1960. अगेन इट कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट वाज इंडस वाटर ट्रीटी, एज वेल एज इट कैन कम इट वाज साइंड बिटवीन whom, right? Or at that time who was the prime minister of India, who was the leader from Pakistan, right? As well as when it was signed. So you can see कि within this line 3-4 1 mark questions can be framed, right? Okay, then after that अब हमने पढ़ा 1947 में हमारी लड़ाई हुई. उसके बाद 1960 में फिर से हमारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया इंडस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर. देन अगेन इन 1965, in April 1965 पाकिस्तान लॉन्च आर्म अटैक इन रन ऑफ कच्छ, जो गुजरात में, राइट. रन ऑफ कच्छ के एरिया में गुजरात में अगेन पाकिस्तान ने 1965 में अटैक किया. इंडिया फिर से उसमें जीत गया, राइट. अगेन इंडिया वन द वार. क्लियर? अगेन इट कैन कम एज ए क्वेश्चन कि पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर कब अटैक किया था? 1965 में. Where run of Kutch is situated? Gujarat. Clear? Okay. Then UN intervened and later in Jan 1966, Indian PM Lal Bahadur Shastri and Pakistani General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement. और फिर बाद में अगेन यूनाइटेड नेशन ने बीच में इंटरफेयर किया. यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों का समझौता करवाने की कोशिश की और नतीजा क्या निकला कि इधर से उस समय इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, राइट. और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कौन था? जनरल अयूब खान, राइट. तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ. उस एग्रीमेंट को किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज ताशकंद एग्रीमेंट, राइट. किस नाम से उसको जानते हैं हम? ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से उस एग्रीमेंट को जाना जाता है. अगेन इट कैन कम व्हेन ताशकंद एग्रीमेंट साइंड, बिटवीन whom it was signed,
Clear? So you have to learn the years as well as the name. Okay. After that again थर्ड वार, तीसरी बार फिर से वार हुआ. India defeated Pakistan for the support to the freedom struggle in Bangladesh. As in previous lectures we have discussed कि इंडिया बांग्लादेश जो था कभी किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का. राइट, इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान. जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो एक इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स. वन इज इंडिया एंड अदर वन इज पाकिस्तान. राइट, तो पाकिस्तान अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान. राइट, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे क्योंकि वो पहले बंगाल और असम से बिलोंग करते थे तो इसलिए वो असमी और बंगाली कल्चर, मेनली बंगाली कल्चर को वो फॉलो कर रहे थे. जबकि वेस्टर्न पाकिस्तान ये चाहता था कि वो उर्दू को फॉलो करे, उर्दू लैंग्वेज बोले और इसके साथ साथ इस्लामिक जो है उसको रिलीजन को एक्सेप्ट करे. लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया था. उसके बाद फिर हमने इसमें पढ़ा था कि किस तरीके से दे फॉट फॉर देयर फ्रीडम और उस फ्रीडम में किसने इनकी हेल्प की थी? ईस्ट पाकिस्तान की इंडिया ने, जो बाद में फिर इंडिया वॉर जीत गया था. जिसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो किस नाम से अलग कंट्री बन गया? बांग्लादेश के नाम से. राइट, तो बांग्लादेश इशू को लेकर फिर से इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हुए. लेटर ऑन द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट. फिर ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? शिमला एग्रीमेंट. किस के बीच में हुआ? बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो. कब हुआ? ऑन 3 जुलाई 1972. Clear? Again, as previously we have discussed, so many 1 mark question can come. What was Shimla Agreement? Why it was signed? इसलिए साइन किया गया था ये बांग्लादेश को लेकर जो वार हुई थी, जो इंडिया ने बांग्लादेश की फ्रीडम को सपोर्ट किया था. तो उस समय में इंडिया और पाकिस्तान जो आमने सामने आए थे. राइट, उसके बाद किस के बीच में हुआ था? बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो. कब हुआ? ऑन 3 जुलाई 1972. So one thing you have to remember कि पाकिस्तान के बारे में आप जब भी लर्न कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि when Indus Water Treaty, 3 things you have to keep it in mind. One is Indus Water Treaty, second Tashkent Agreement and third Shimla Agreement. Right? Indus Water Treaty रिवर डिस्प्यूट को लेकर हुई थी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हुई थी. ताशकंद एग्रीमेंट किस के बीच में हुआ था? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में. राइट, और इंडस वैली ट्रीटी के समय भी पाकिस्तान की तरफ से कौन था? अयूब खान. सो इट्स इजी टू लर्न द नेम कि दोनों में ही अयूब खान है. और इंडियन नेम तो वी कैन लर्न इजीली. एक सेकंड टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे और पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर. ओके, हेयर अगेन नेक्स्ट थर्ड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. राइट, तो शिमला एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? इंदिरा गांधी एंड, अगर आपको जुल्फिकर अली भुट्टो कंप्लीट नाम नहीं भी याद रहता तो यू कैन लर्न अली भुट्टो. और between ZA Bhutto, you can learn it like this. Bhutto word you have to keep it in your mind. Clear? Okay. Then due to 3 wars, अब इन तीनों वार की वजह से क्या हुआ था कि due to 3 wars from 1962 to 71, India had limited resources and used in military sectors. इंडिया के जो resources थे वो लिमिटेड हो गए थे, कम हो गए थे क्योंकि वार में उलझ गया था इंडिया. राइट, और ये जो resources थे उनको भी कहाँ लगा रहा था? आर्मी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए. इसलिए इंडिया ने फिर क्या सोचा? इंडिया हैड टू स्टार्ट अ मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव. अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज करने की सोची. राइट, इंडिया ने क्या चीज़ स्टार्ट किया? आर्मी मॉडर्नाइज करना. द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन होगा फिर से. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन when it was established in November 1962. Then Department of Defense Supplies when it was established in November 1965. Again these are your 1 mark questions. Right, तो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स डेवलप करने के लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एस्टैब्लिश किया 1962 में, एज वेल एज डिफेंस सप्लाईज, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई एस्टैब्लिश किया इन नवंबर 1965.
5, राइट. तो मेनली जो है दैट वट एवर दीज आर 1 mark questions, बट मेनली वट आर रिगार्डिंग द पाकिस्तान यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, रिगार्डिंग Tashkent agreement as well as Shimla agreement. This is about the war and peace with Pakistan. Next we will discuss regarding our nuclear policy. India's nuclear policy. अब हम बात करेंगे इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में. इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसमें ये कहा जाता है कि सबसे पहले कि इंडिया ये बोलता है कि अगर मान लीजिए इंडिया का किसी कंट्री के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उस कन्फ्लिक्ट में इंडिया की तरफ से कोई वार होती है अगर किसी कंट्री के साथ, तो इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ पहले नहीं किया जाएगा. इंडिया न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कब करेगा? जब अपोजिट जो कंट्री है, जो दूसरी कंट्री है, वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगी, ओनली देन इंडिया विल यूज़ द न्यूक्लियर वेपन्स. ओके. इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी एडवोकेट नो फर्स्ट यूज़. इसी को हम क्या बोलते हैं? नो फर्स्ट यूज़. ओके. द कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964. चाइना ने सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट जो था कब शुरू किया, कब किया? इन 1964 में. इट्स अगेन योर 1 mark क्वेश्चन. एक चीज़ और, जो इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी है ये कंप्लीट आपकी 4 marks में आ सकती है, एक्सेप्ट दैट जो इस तरीके की ये जो मैं 1 mark क्वेश्चंस, एज यू नो वेरी वेल कि प्रीवियस लेक्चर में हमने किस तरह से अभी तक क्वेश्चंस बनाए हैं. सेम any 1 mark question can come from anywhere. Okay, right. The communist China ने कंडक्ट किए न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964 में, लेकिन इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? डन बाय इंडिया इन मई 1974. 1 mark क्वेश्चन. इंडिया में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया? मई 1974 में. आफ्टर दिस India became 6th country in the world enjoying atomic power. 1974 के बाद पूरे वर्ल्ड में इंडिया 6th नंबर का ऐसा कंट्री था, 6th कंट्री था जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी. राइट. आफ्टर कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, फिर उसके बाद इंडिया ने दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए. कब किए? कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन मई 1998. मई 1998 में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट किए गए. लेकिन जब 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसके बाद जो 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थी, हमने भी बात की कि इसके 1974 के बाद इंडिया 6th कंट्री बन गया था. राइट. उसके बाद फिर 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो जो 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थी इंडिया से पहले, कौन कौन सी थी? यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, चाइना. ये जो 5 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज थी, ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई और कंट्री न्यूक्लियर पावर में स्ट्रॉन्ग बने या किसी और कंट्री के पास भी न्यूक्लियर पावर आए. राइट. क्योंकि ये 5 कंट्री पूरे वर्ल्ड में केवल अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहती थी. क्योंकि अगर किसी और कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर ही नहीं होगा तो कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इन 5 कंट्रीज़ का मुकाबला ही नहीं कर पाएगी. क्लियर. इसीलिए ये 5 कंट्रीज़ जो थी, और ये 5 वही कंट्रीज थी जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स भी हैं. क्लियर. तो इनके पास डबल पावर हो गई, न्यूक्लियर पावर एज वेल एज दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. इन्होंने क्या किया? ट्राई टू इम्पोज अ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इन्होंने NPT, इन्होंने इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को लागू करने की कोशिश की. नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी के अंदर क्या आता है कि जो भी कंट्री उस ट्रीटी को साइन करेगी वो कंट्री न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगी, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी. राइट. ये चीज़ इंडिया के ऊपर 1974 में भी लागू करने की कोशिश की गई थी. क्लियर. इसीलिए जो 1998 में टेस्ट किया गया था ये इन 5 कंट्रीज से छुपा कर किया गया था. जब टेस्ट हो गया था देन दे केम टू नो कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो चुके हैं, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है. ओके. तो इन्होंने उसके बाद काफ़ी ज़बरदस्ती की कि NPT को इंडिया साइन कर दे. ये NPT बना कब था? 1968 में.
राइट। लेकिन इंडिया ने एक नॉट ओनली ऑन इंडिया, इंडिया के साथ साथ ही चाहते थे कि पूरा वर्ल्ड इसको साइन करे ताकि वर्ल्ड में कोई और कंट्री रही ही ना जिसके पास न्यूक्लियर पावर आए, राइट। तो लेकिन इंडिया ऑलवेज कंसिडर द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज्ड टू साइन इट। इंडिया ने एनपीटी को हमेशा डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड माना है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड क्यों कहा है? क्योंकि अगर एनपीटी को जो भी कंट्री साइन करेगी वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर पाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इन फ्यूचर फॉर एवर कौन सी कंट्री सिर्फ न्यूक्लियर पावर कंट्रीज बनकर रह जाएंगी? ओनली दीज 5 कंट्री, दीज 5 परमानेंट यूनाइटेड सिक्योरिटी, यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो जब कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन डेवलप ही नहीं कर पाएगी तो इन कंट्रीज़ का मुकाबला कैसे करेगी? और फॉर एवर किसका जो डोमिनेंस बना रहेगा वर्ल्ड में? इन्हीं 5 कंट्रीज़ का, राइट। तो इस आधार पर इंडिया का ये कहना था कि जो एनपीटी है इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, राइट। इसीलिए इंडिया ने एनपीटी को कभी साइन नहीं किया। इंडिया कमिटेड, एक बात इंडिया ने कही, इस समय में इंडिया ने एक बात कहा, ये जो हम बात कर रहे थे नो फर्स्ट यूज, इट वाज केम आउट एट दिस टाइम, राइट। तो इंडिया ने ये कहा कि हाँ हम एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इतना रहेगा कि हमारी तरफ से कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं होगा। किसी भी कंट्री पर इंडिया जो है फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। और इसके साथ साथ इंडिया ने कमिट किया कि पॉलिसी ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली, कि इंडिया न्यूक्लियर पावर का यूज़ केवल और केवल पीसफुल पर्पस के लिए करेगा, किसी और कंट्री पर अटैक करने के लिए नहीं करेगा। लेकिन ये जो नो फर्स्ट यूज़ की बात है, इसको भी लास्ट ईयर ही शायद पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसमें उस समय राजनाथ सिंह ने कहा था, जब पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर अटैक करने की धमकी इंडिया को दे रहा था, तो उस समय राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये इंडिया वो वाला इंडिया नहीं है जो पहले था, जिसमें ये कहा गया था कि नो फर्स्ट यूज़। आज इंडिया जो है वो मॉडर्न हो चुका है, आज इंडिया जो है ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इंडिया न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर सकता है। तो इसलिए कोई भी कंट्री उन्हें ये धमकी ना दे कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर पावर है, right? So all this is about India's nuclear policy, and this is complete your chapter. Now with this lecture we are going to complete this chapter, India's external relation. पूरे चैप्टर में हमने बात की है इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन की, हमने बात की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इसके अलावा we had discussed regarding India's relation with Pakistan as well as with Bangladesh, right? And then we have discussed regarding India's nuclear policy. Clear? Okay.